28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट फिजिक्स के कुछ और क्वेश्चंस। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग 3 नैनो कूलम चार्ज फ्रॉम ए लार्ज सेपरेशन टू पॉइंट सी। पॉइंट सी पे लाना है, किसको लाना है? 3 नैनो कूलम को, यहाँ लाना है, यहाँ 3 नैनो कूलम को। ओके, तो पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन होगा भाई सिंपल, जिसको लेके आए 3 नैनो कूलम, ठीक है, 3 नैनो आ गया, ठीक है, इनटू जिस पॉइंट पे लेके आए वो सी था, तो उसके ऊपर कितने पोटेंशियल लग रहे हैं, ये देखना आपने। एक पोटेंशियल लग रहा है जो पॉइंट ए पे चार्ज बैठा हुआ है, 1 नैनो कूलम का पोटेंशियल, 1 नैनो कूलम का पोटेंशियल, प्लस जिसको लेके आए 3 नैनो कूलम, ठीक है, इनटू पोटेंशियल लग रहा है 1 नैनो कूलम का पॉइंट सी पे, ठीक है, और एक लग रहा है पोटेंशियल 2 नैनो कूलम का। तो दोनों के पोटेंशियल को आपने ऐड कर देना है। तो ये बना फॉर्मूला करने के लिए। सो W इज इक्वल टू 3 इंटू नैनो होता है 10⁻⁻9, और भी यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू होती है K Q का मतलब जिसकी वजह से पोटेंशियल पता करना है 1 नैनो कूलम, मतलब 10⁻⁹, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻2, बिल्कुल ठीक, प्लस 2 नैनो कूलम, 2 K आएगा, K इंटू 2 इंटू 10⁻⁹, ये आ गया, बिल्कुल ठीक, अपॉन डिस्टेंस सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 3 इंटू 10⁻⁻2, ये वाला डिस्टेंस। तो हो गया भी क्वेश्चन। इसको निकाल लीजिए कितना आएगा, K की वैल्यू कितनी होती है। सो भी यहाँ से W आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 10⁻9, और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, सो 3 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻9 बार आ गया K की वैल्यू। और अंदर क्या बचा देख लेते हैं। तो अंदर बचा आपके पास ये 10⁻9 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10⁻7 बचा, डिवाइडेड बाई 3 बचा, और यहाँ ये बाहर आ चुका है 10⁻7, तो बचा ही बचा, और क्या बचा 2/3 और 10⁻⁻7, ये आ गया। आगे बड़े ध्यान से देखो आप, तो W आ गया आपके पास, ये आ गया 27 इंटू 1 ही आ गया ये, ठीक है, और अंदर क्या बचा, अंदर से बाहर को 3 आ गया, 10⁻7 भी आ गया, 3 भी आ गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 1 + 2, तो भाई ये W इज इक्वल टू 27 इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ बचा 3 और अपॉन 3, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया जूल। सो W इज इक्वल टू, ये आ गया 2.7 इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं इसको। सो ये आ गया 2.7 माइक्रो जूल। ये थर्ड ऑप्शन, आसान ही था। तो ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं टू मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड्स विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या हो गया अलोंग इंक्लाइन प्लेन 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो 5 kg का मास है, ये फोर्स लगा रहे हैं बाहर से, अप्लाइड फोर्स। तो इसका यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, एक बात है, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, तो ऐसे ऐसे ऐसे, और ये यहाँ मास m है तो वेट इस कहाँ से लगेगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल ऐसे लगेगा ये सरफेस का, ठीक है। और फिर यदि हम इसको ऐसे करते हैं तो भाई इस तरफ तो लग गया आपका, ये इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे, तो ये एंगल यदि थीटा है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 होता है, ये वाला, तो ये हो गया mg cos 30, बिल्कुल ठीक। इधर को हो गया mg sin 30, ये वाला। और यदि इसको नीचे को फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ये लगा रहे हैं देखो, तो फिर भाई इस तरफ नीचे की तरफ आएगा तो जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा इस तरफ, ये आएगा फ्रिक्शन, मोशन में आ जाएगा तो डायनामिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। सो बिकॉज कांस्टेंट स्पीड से इसको अपने डाउनवर्ड मूव करवाना है, तो एक्सेलरेशन 0, तो इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग जो फोर्सेस लग रहे हैं ये, तो इनका जो मतलब सम है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वेक्टर सम 0 होना चाहिए। तो जो कि नीचे की तरफ क्या लग रहा है, अप्लाइड प्लस mg का कंपोनेंट, तो मतलब f प्लस mg साइन 30 डिग्री जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा, और उसके अपोजिट कौन होगा, फ्रिक्शन, ये आ गया फ्रिक्शन, ठीक है।
तो यदि हम यहाँ एफ प्लस, ठीक है, तो यदि हम यहाँ एफ प्लस एम जी बटा 2 आ गया, ये बिल्कुल साइन 30 होता है, इज इक्वल टू ये क्या होता है म्यू आर, तो ये आएगा एफ इज इक्वल टू म्यू आर माइनस एम जी अपॉन 2। अब म्यू आर की वैल्यू म्यू, अब √3/2 है, और आर किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी के कॉस कंपोनेंट को, तो आ गया एम जी कॉस 30, बिल्कुल ठीक, माइनस एम जी अपॉन 2, तो भी आ जाएगा एफ इज इक्वल टू √3/2, इट इज़ गिवन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, और एम जी यहाँ पे, और साइन 30 आप होता है तो कॉस 30 √3/2 होता है, ठीक है जी, तो माइनस एम जी अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो भी यहाँ से देखें यदि, तो आ गया 3/4 एम जी माइनस एम जी, तो एफ आ गया यहाँ से 3/4 में से 1 चला गया तो नेगेटिव आ गया। तो यहाँ से आपका जो ये आएगा ना, एम जी कॉमन आ जाएगा 3/4 माइनस, बिल्कुल ठीक, ये क्या कर दिया, एफ इज इक्वल टू म्यू आर माइनस कर दिया यहाँ पे, यस, जी अपॉन 2 एम जी अपॉन 2 3/4 एम जी अपॉन 2, ठीक है। सो ये आ गया एम जी अपॉन 4, तो आ गया 5 × 10/4, 50/4 आ गया, ठीक है, तो ये आ गया 12.5 न्यूटन, बिल्कुल ठीक, सेकंड ऑप्शन। तो ये था भाई, सिंपल सही था, इसमें कुछ नहीं था ज़्यादा। और ये है क्वेश्चन थोड़ा टफ, एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन है ना, यहाँ पे पी भी है, पी प्रेशर। सो यदि हम इसको देखें, बड़े ध्यानपूर्वक देखें, तो ए कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये जो ये कांस्टेंट है। तो प्रोसेस ए बी सी रिप्रेजेंट्स ए पैराबोलिक सेक्शन गिवन बाय दिस इक्वेशन इन ए गिवन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस इज, तो गैस कितना वर्क करेगी इस प्रोसेस में, ये है क्वेश्चन, ठीक है जी। सो यदि हम इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो यहाँ पे एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस हुआ, ये करोगा ना तो वर्क डन आएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव ऑप्शन दिए हुए हैं सारे, ठीक है। दूसरा ये है कि दो तरह से वर्क आएगा, एक ए से चलते हैं सी तक, ठीक है, कर्व्ड पाथ पे चलते हैं। सो वर्क डन लॉन्ग पाथ ए बी सी निकालते हैं पहले तो, है ना। तो वर्क डन क्या होता है, वो होता है पी डी बी इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ से लोअर लिमिट वॉल्यूम का आ जाएगा 1 और अपर लिमिट आ जाएगा 3, ठीक है। पी की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी इस इक्वेशन से, p आ जाएगा v-2 का होल स्क्वायर अपॉन 4a, बिल्कुल ठीक, यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ आ गया v-2 का होल स्क्वायर अपॉन 4a, बिल्कुल ठीक, और आगे आ जाएगा dv, ठीक है। तो dv क्या होगा, यहाँ से 1 से 3 गए हैं, तो 3 - 1, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, और ये इंटीग्रेशन आ गई 1 से 3, सॉरी dv रखो, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये 1 to 3 आ गया भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/4a तो आ गया बाहर को, बिल्कुल ठीक, और अब अंदर क्या बचा, 1 to 3 बचा, और बचा v-2 का स्क्वायर dv, इंटीग्रेट कर लीजिए 1/4a x की पावर n dx का फॉर्मूला लगा दीजिए, लग गया फॉर्मूला, एक पावर ऊपर बढ़ गई, हाँ, जो ऊपर लिखा वो नीचे भी लिखना है, लो लिख दिया, और लिमिट चले गए लास्ट में, तो ये आपके पास आ गया ये 1/4 और 3 मल्टीप्लाई होके आ गए 12 ए, ठीक है। और अंदर पहले आपने 3 लिखना, वी की जगह पे बन गया 3 - 2 का क्यूब
ठीक है, माइनस फिर v की जगह लिखना 1, तो ये बन गया 1 माइनस 2 का क्यूब। अब आपके पास देखते हैं क्या आया है, ये आ गया 3 माइनस 2 1 की पावर 3 माइनस माइनस 1 बचा, माइनस 1 की पावर यहाँ भी माइनस 1 ही बचेगा। ठीक है, सो यहाँ से आ गया ये 1 प्लस 1 2 हो गया अंदर, मतलब 2/12 ये आ गया, ये मतलब 1/6 आ गया, मतलब a/6 आ गया ये। चलो 1/6 ए ही लिख देते हैं। एक तो ये आ गया वर्क, WABC का हो गया, मतलब इस रास्ते के अलॉन्ग आपने वर्क निकाल दिया। ठीक है, अब सी से ए वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है सिस्टम। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा फिर सी से ए, सी से ए आपका, बिकॉज प्रेशर नहीं चेंज हो रहा ना, फिर यहाँ देखो प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है, तो फिर आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया है। तो आइसोबैरिक के लिए वर्क क्या होगा, PdV, प्रेशर कांस्टेंट है, तो P प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर की वैल्यू है ये वाली। ठीक है, और dV मतलब प्रेशर कांस्टेंट को या तो मतलब आप V की जगह 3 भर लो या 1 भर लो। तो यदि मैं V की जगह यहाँ 3 भरता हूँ, तो यहाँ 3 भरता हूँ यहाँ P, तो ये बन गया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4a, बिल्कुल ठीक। और चेंज इन वॉल्यूम इस प्रोसेस में हो रहा है, सी से जा रहा नहीं, तो 3 से 1 मतलब 1 माइनस 3, फाइनल तो 1 है ना, तो ये आ गया। अब 3 माइनस 2 क्या होता है, 3 माइनस 2 हो गया 1, तो ये आ गया वर्क आपका WCA, ये निकाल रहे हैं हम, तो WCA आ गया यहाँ से 1/4a इंटू माइनस 2, तो ये आ गया 2 से 4 कट गया, -1/2a, ये आ गया। तो टोटल वर्क निकाल लो, सो टोटल वर्क हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ये आया आपका और एक ही आया है, तो 1.6 से माइनस हो जाएगा यहाँ 1.2a, ये नीचे है, ये नीचे है, तो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/a तो है कॉमन, 1.6 माइनस 1.2, तो ये आ गया आपके पास 6 आ गया एलसीएम 1 माइनस 3, तो भी आपके पास आ जाएगा ये -2/6 और आगे a -1/3a, ये आएगा वर्क यूनिट्स। तो ये आएगा ऑप्शन 1, तो ये देख लीजिए हो गया। ये भी बोलने का मतलब हो गया कि इसमें आपने सिंपल इंडिकेट करना पड़ेगा, बिकॉज इस पाथ पे जो वर्क लेना पड़ेगा वो ये होगा, लिमिट्स बन जाएंगे आपके 1 2 3, बिल्कुल ठीक। फिर P की वैल्यू यहाँ से उठा लेनी है आपने, P की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सॉल्व किया, वर्क आ गया। इस प्रोसेस में ABC में वर्क आ गया 1.6 से। दूसरे वाले में सिंपल आइसोबैरिक प्रोसेस है, बिकॉज प्रेशर नहीं बदल रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो C से A जाएंगे तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, तो 3 से 1 जा रहा है वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया 1 माइनस 3, ये देखो। बाकी यहाँ P की वैल्यू लिख दो, ये लिख दी। P की वैल्यू निकलने के चाहे तुम V की जगह 3 भर दो चाहे 1 भर दो, तो मैंने भर दिया 3, ये 3 भर दिया है। ठीक है, सॉल्व किया तो फिर टोटल वर्क के लिए इसको ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास आंसर -1.3a यूनिट्स। टफ था भी क्वेश्चन ये। अब इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखो ये बोल रहा है स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, when a planar wavefront passes through a prism then its wavefront doesn't change, okay, but when a planar wavefront passes through a smaller slit wavefront becomes cylindrical। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, और दूसरी if distance between slits it decrease, screen distance increase and fringe width increases। तो fringe width का जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा d अपॉन क्या होता है, स्मॉल d। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं और इसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगा। यस, सो द ऑप्शन 1 मतलब स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है। और इसके बाद वर्नियर कैलिपर पे क्वेश्चन देखो ये आता ही आता है, मोस्टली बीच बीच गैप में आता जाता है क्वेश्चन ये। तो ये देख लीजिए अब यहाँ पे क्या है, ये जॉज को जोड़ दिया है तो 0 अहेड है, वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ 0 ऑफ मेन स्केल।
हेड का मतलब है कि वो जीरो पीछे रह गई है, तो जीरो एरर होगा पॉजिटिव, कितना 4 डिवीज़न, तो इसका मतलब जीरो एरर जो होगा यहाँ पे वो होगा पॉजिटिव 4 इंटू एल सी, ठीक है। और लिस्ट काउंट दिया हुआ है तो इट इज़ +4 इंटू 0.1, मतलब 0.4 mm आ गया आपका ये लिस्ट काउंट, जीरो एरर। तो भाई जीरो करेक्शन क्या होगी, यदि ये पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन हो जाएगी नेगेटिव, तो ये आपने फिर ऑब्जर्व्ड रीडिंग में माइनस करना है लास्ट में जाके, ये आ गया बिल्कुल ठीक। अब बोल रहा है कि इसको थिन सिलेंड्रिकल वायर को गैप में रखा गया तो 15 मेन स्केल रीडिंग आई और 5th बर्नियर का कोइंसाइड करा, तो भाई फिर ऑब्जर्व डायमीटर क्या होता है, सो ऑब्जर्व डायमीटर हो जाएगा आपके पास, इसको बोल देते हैं डी डैश इज इक्वल टू कितनी आई मेन स्केल रीडिंग 15 इंटू कौन सी कोइंसाइड करी 5 में, मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट कितना है 0.1, तो ये आ जाएगा 15 कितना आएगा 0.5 15.5 मिलीमीटर, तो ये आ गया ऑब्जर्व डायमीटर। करेक्टेड डायमीटर क्या आएगा, करेक्टेड में मैंने क्या बताया कि जीरो करेक्शन जो होगी उसको प्लस होगी तो प्लस कर देना, माइनस होगी तो माइनस कर देना, तो यहाँ आ जाएगा 15.5। अब जीरो एरर पॉजिटिव था तो जीरो करेक्शन माइनस होगी, तो माइनस करना है कितना 0.4, ये आ गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.1 मिलीमीटर। सो ये होगा आंसर, 4th, आसान ही था। ये है क्वेश्चन एक सेल्स का, 2 आइडेंटिकल सेल्स, दोनों को EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है, और फिर इनको आपने सीरीज में कनेक्ट करा और उसके बाद फिर पहले इनको सीरीज में करा फिर पैरेलल में करा और इक्वल करंट आएगा दोनों हिस्सों में। तो भी जब सीरीज में आप एक सेल को ऐसे ज्वाइन करोगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, तो ये ऐसे जोड़ देंगे सीरीज में, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ R है, ऐसे ये हो गया। इसका EMF E दिया जा रहा है, इसका भी E दिया जा रहा है, ये देखो E है, ये E, ठीक है। और फिर इनको पैरेलल में जब जोड़ दिया हमने, तो पैरेलल में फिर आपको पता है ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे इसका भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और फिर ये बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। ये आ गया R बाहर वाला। तो यदि करंट यहाँ I था तो यहाँ भी करंट I बोल रहा है, ठीक है। यहाँ जो करंट चला वो यदि I था तो यहाँ भी करंट I है, ये दोनों बराबर। तो यहाँ करंट कितना होगा, दोनों का EMF सेम है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 ओम से जोड़ा हुआ, लिख दो 6 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी दी जा रही है, निकालनी है, मतलब आपको स्मॉल r निकालना है, ठीक है। सो I यहाँ कितना हो जाएगा, सीरीज में EMF ऐड हो जाता है 2E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हाँ जी R प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, तो ये आ गया। और यहाँ कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू, पैरेलल में E सेम रहता है, ये E, इसका EMF E, तो पैरेलल में नेट EMF क्या रहेगा, E ही रहेगा, अपॉन सेम रहेगा पैरेलल में, अपॉन रेजिस्टेंस बाहर वाला R यहाँ लिख दिया, और 2 इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटरनल R/2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को इक्वल कर दो, तो पहले यहाँ वैल्यूज भर लो, तो ये आ गया I इज इक्वल टू 2E अपॉन R की वैल्यू 6 दी है शायद ये, यस, और 2R, ठीक है। और यहाँ I की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन R मतलब 6 प्लस R अपॉन 2, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बराबर हैं, तो मतलब इसको इसके बराबर कर दो, तो 2E अपॉन 6 प्लस 2R इज इक्वल टू E अपॉन 6 प्लस R/2, E से E कैंसिल, सो ये बच्चा 6 प्लस 1 बचा यहाँ
सर यहाँ 2 ही बचा और यहाँ 1 बचा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना यहाँ पे देखो 6/2r1 2r इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस r/2। तो ये बचा 6 प्लस 2r इज इक्वल टू 6 दूनी 12 प्लस r ही बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ और इसको परे ले जाओ, तो ये बन गया 2r माइनस r इज इक्वल टू 12 माइनस 6, इससे बच गया r इज इक्वल टू 6 ओम। देख लेते हैं 6 आंसर, यस 6 ही है। सो आसानी था ये भी। और अब चलते हैं पोटेंशियोमीटर पे, और ये पोटेंशियोमीटर आ गया आपका। ठीक है जी, पढ़िए क्या बोल रहा है। इन ए पोटेंशियोमीटर एंड बैटरी इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ हाई 120। फिर नाउ व्हेन R1 इज रिमूव्ड एंड अनदर रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दिया 12, बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो गई, 180 हो गई। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बैटरी का। तो पहले तो इसमें ना आपने ये निकालना कि जो आपका करंट है वो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा V इक्वल टू आई आर निकालिए पहले तो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई क्या हो जाएगा E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, ये आ गया V। अब तुम्हें पता है कि जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है वो बोलता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा लेंथ एल पे वो उसी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कर दो यहाँ पे अब L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और V किसके इक्वल है E। ठीक है, तो EMF E ले लिया मैंने उस सेल का जिसकी बात कर रहे हैं। सो E अपॉन, अब हमने इसको पहले R14 से जोड़ा है, तो ये आ गया 4, यहाँ पे ये आ गया 4 प्लस R। ठीक है, और दूसरे केस में R1 को रिमूव कर दिया, फिर आपने इसको, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई थी, बैलेंसिंग लेंथ आई थी पहले केस में कितनी 120, तो ये L 120 हो गया। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, L डायरेक्टली टू V लिख रहा हूँ ना मैं अब, तो ये लिख रहा हूँ यहाँ पे अब। ठीक है, और दूसरे केस में ये लेंथ हो गई 180। ठीक है, इक्वल टू ये होगी 180 इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कर दिया 12, तो E तो सेम है, ये आ गया 12 प्लस R, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से E कितना आ जाएगा, E आ जाएगा 120 इंटू 4 प्लस R, 120 इंटू 4 प्लस R अपॉन 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा E इज इक्वल टू 180 इंटू 12 प्लस R अपॉन 12। ठीक है, दोनों को बराबर कर दो, इसको और इसको, बिकॉज ई है दोनों केसों में। तो आपके पास पहले तो चलो इसको देख लो, ये आ गया 30, और ये आ गया आपके पास 12 एकम 12, 12 एकम 12, 6 12 5 60 15। तो ई आ गया यहाँ से 30 120 प्लस 30 R, और यहाँ से ई आ गया आपके पास 15 गुना 12, 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30 ना 18 प्लस 15 R, ये आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये आ गया 120 प्लस 30 R इज इक्वल टू 180 प्लस 15 R। ठीक है जी, इसको इधर ले आओ और इसको परे ले जाओ, तो ये आ गया 15 R इज इक्वल टू 120 में से 180 में से ये आ गया 60, तो यहाँ से R आ जाएगा 60/15, मतलब 4 ओम आ जाएगा भैया इंटरनल रेजिस्टेंस। यस इट इज़ 4, यस इट इज़ 4। सो ये था। ठीक है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना था आपने, सिंपल ये था कि E जो है वो बैटरी तो सेम ही है, तो बस E पहली सिचुएशन का E निकालो, फिर दूसरी का निकालो, फिर दोनों E को इक्वेट कर दो, और वहाँ से जो भी एक वेरिएबल यहाँ बचा होगा दैट इज़ R, वो R निकल आएगा। ठीक है, सो वही इतना ही है। ओके देन।